देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का वो विधिक सलाहकार होता है और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करता है जो उसे कानून द्वारा, संविधान द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाएं। महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है। यानी उसकी योग्यता ये होती है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, वह महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये होता है कि महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। महान्यायवादी कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। उसका कोई निश्चित कार्यकाल 3 साल, 4 साल, 5 साल संविधान के द्वारा तय नहीं किया गया है। और एक बड़ी रोचक बात यह है कि महान्यायवादी की भूमिका पूर्णकालिक कर्मचारी के तौर पर नहीं है, यानी पूर्णतः सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। वह पारिश्रमिक प्राप्त करता है। पूर्ण सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में न आने की वजह से उसका कोई फिक्स वेतन नहीं है, यानी निश्चित वेतन नहीं है। उसे वह पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसीलिए एक सवाल बनता है कि क्या महान्यायवादी निजी वकालत कर सकता है? तो जी हाँ, कुछ सीमाओं के साथ महान्यायवादी निजी वकालत कर सकता है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य यही है कि वो भारत सरकार का विधिक सलाहकार है। भारत सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है। भारत सरकार के लिए वो न्यायालय में रिप्रेजेंट करता है। महान्यायवादी भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, हालांकि उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 105 के तहत उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 88 के तहत वो संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है और अनुच्छेद 76 के तहत वह एक संवैधानिक पद है और अनुच्छेद 76 में ही उसकी नियुक्ति और योग्यता की बात की गई है। योग्यता का कोई अलग से इस तरह से वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होना चाहिए।